जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कल जो आपको वीडियो दिया था उसका सेकंड पार्ट है। और हम जो पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के गोरनपुर इतिहास की बात की जाए तो गोरनपुर इतिहास के अंतर्गत महाराणा सांगा का नाम, जो कि महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था उनका। आज हम जो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे उसमें हम जो पढ़ेंगे खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। खानवा महाराणा सांगा के बारे में बात की जाए तो आपको जैसे ही मैंने बताया था कि पानीपत का जब युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई तो विजय के फलस्वरूप में दो समांतर शक्तियों का आपस में टकराव होना आवश्यक हो गया। इधर महाराणा जो सांगा है वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बाबर भी है, वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो हम यहां पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा के अंदर जो आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है बाबर और सांगा। ठीक है बेटा, यहां पर दोनों के अंदर जब युद्ध होना असंभव हो गया तो फलस्वरूप में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो 1526 में जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर ने पराजित कर दिया था, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की जब पराजय हो गई थी तो बाबर के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो चुनौती कौन था? महाराणा सांगा। तो आगे की बात करें तो यहां पर वो दोनों के बीच संघर्ष होना कारण है। यहां पर दोनों के बीच संघर्ष होने के निम्नलिखित कारण है। सांगा पर वचन भंग का आरोप, पहला पॉइंट है। यहां पर वचन भंग का आरोप के बारे में बात चल रही है। तो देखिए, तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी के अंदर बाबर कहता है कि जब मैं काबुल में था तो सांगा ने मेरे पास में दूध भेजा था और दूध भेजकर मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा और उसने कहा कि मैं स्वयं आगरा पर आक्रमण करूं। ये जो शब्द है तुजुक-ए बाबरी के अंदर बाबर ने कहे। बाबर कहता है कि जब मैं काबुल में था तो सांगा ने मेरे पास दूध भेजा है और कहा है कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए और मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जब मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया और बाबर ने सांगा ने अपना वचन नहीं निभाया, मैंने दिल्ली को जीत लिया, आगरा को जीत लिया, लेकिन उसके द्वारा मेरे को सहयोग नहीं दिया गया। फलस्वरूप बाबर ने सांगा के ऊपर वचन भंग का आरोप लगाया। पहली बात यहां पर निकल के आती है सांगा के ऊपर वचन भंग का आरोप। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर यहां पर बात की जाए तो दूसरा हमारे पास में एक शब्द निकल के आता है, ये जो सांगा है ये स्वयं इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका है। कितनी बार पराजित कर चुका है? 2 बार पराजित कर चुका है। तो यह बात कहा जाना कि सांगा ने बाबर से सहयोग मांगा था, यह कि अभी तो हम ये मान के चले तो ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।
दूसरा आता है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। अब देखो बेटा, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, दोनों महत्वाकांक्षी शासक, एक अपने साम्राज्य का जो विस्तार है बेटा, वो विस्तार कहां करना चाह रहा है, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, बाबर महाराज सांगा की जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कतई पसंद नहीं कर रहा है। इधर सांगा है, वो भी बाबर के जो बढ़ता हुआ प्रभाव है भारत के अंदर उसको वह पसंद नहीं कर रहा है। तो फलस्वरूप में दोनों के बीच में युद्ध होना क्या हो गया था, अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि उत्तरी भारत में एक साथ बने रहना वैसे ही था। अगर देखा जाए तो बाबर अगर उत्तरी भारत के अंदर अपने प्रभाव को स्थापित करता है तो दोनों का एक साथ बना रहना ऐसा ही था जैसे एक म्यान में दो तलवार। तो इसलिए महत्वाकांक्षाओं का टकराव होना स्वाभाविक हो गया। तीसरी बात हो गई राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत अफगान मैत्री के बारे में बात की जाए तो हम यहां पर कहना चाहिए कि यहां इब्राहिम लोदी पर अगर बात की जाए पानीपत के युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और बाबर ने को भारत से बाहर निकालने के लिए अब अफगान और सांगा दोनों ने एक हो गए। अफगानों के नेता हसन खान मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी उसकी शरण में पहुंच गए और राजपूत अफगान मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया और बाबर सांगा की शक्ति को नष्ट करना चाहा। देखो बेटा, अफगान और राजपूतों की मैत्री, जैसा कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, उसके पश्चात महमूद और हसन खान मेवाती जो अफगान सरदार है, ये लोग सांगा की शरण में चले गए, आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे और महत्वपूर्ण संबंध रखते हुए दोनों में उन्होंने एक साथ में दोनों ने बाबर के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार किया। तीसरा पॉइंट निकलकर जो आता है सांगा द्वारा संलग्न क्षेत्र पर अधिकार करना। यहां पर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था के फलस्वरूप लाभ उठाते हुए जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई तो उस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए बाबर ने खंडार का रुख रणथंभौर के पास और उसके निकटवर्ती 200 गांवों के ऊपर अपना क्या कर लिया, अधिकृत कर लिया और वहां पर मुस्लिम परिवारों को क्या करना पड़ा, पलायन करना। तो हम यहाँ सामान्यतः कहा जाए तो हम इतना से कह सकते हैं कि सांगा ने रणथंभौर के पास खंडार का जो दुर्ग है उसका अधिकार कर लिया था और उधर के 200 गांवों को अपने अधिकार के अंदर ले लिया। दोनों शासकों के बीच भावी संघर्ष को देखते हुए उन्होंने अपनी अपनी स्थितियों को दोनों ने सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। सुदृढ़ के फलस्वरूप में बयाना धौलपुर ग्वालियर का अधिकार कर लिया, जिसके से बाबर की शक्ति में वृद्धि हुई। इधर सांगा के निमंत्रण पर अफगान नेता हसन खान मेवाती और महमूद लोदी, महाराज का मालदेव, आमेर का पृथ्वीदार, इधर का भारमल, बीरम बेग, बेड़दिया, बांगड़ का दावत जैसे संबूर का रतन सिंह, चंदेरी का मेघनाय, सागरी का झाला, अज्जा, देवलिया का दावत बाग सिंह, बीकानेर का कल्याणमल सैन्य रूप से इकट्ठे हो गए। ये सभी लोग सैन्य सेना के साथ में इकट्ठे होते हुए चले। ठीक है, गोंगी
अव्यवस्था का लाभ उठाया और अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सामान्य अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 2 गुटों का हो गया। फरवरी 1527 में सांगा रणथंभोर से बयाना पहुंच गया और इस समय बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक के रूप में तैनात। सांगा ने दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में स्थित मुगल सेना की स्थिति काफी खराब हुई। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। राजपूतों ने उसे खदेड़ दिया। अंत बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया और बयाना विजय के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। और इस प्रकार बाबर ने जो बयाना का जो दुर्ग था, बयाना का जो क्षेत्र था, उस पर उसने अधिकार कर लिया, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। ठीक है, इधर बाबर युद्ध की तैयारियों के अंदर लगा था, किंतु महाराणा तीव्र गति से बयाना में हुई लड़ाई करता दौड़ते हुए शाह मंसूर, किस्मती आदि राजपूतों की वीरता से प्रशंसा सुनकर चिंतित हो गया। मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में, इसलिए पूर्व से रहने वाला क्या होगा, पराजित होगा। और बाबर की जो सेना थी वो कहां पर थी, पूर्व में। बेटा कहां पर थी, पूर्व में थी, इसलिए बाबर की सेना क्या हो गई, हतोत्साहित थी। तो बाबर ने यहाँ पर प्रण किया। उसने प्रण करते हुए कहा कि जितने भी उसने प्रण करते हुए शराब में पीने की प्रतिज्ञा की और उसने शराब पीने के जितनी भी सुराइयां थी उनको तोड़वा कर उसको गरीबों में बांट दिया। ठीक है, और बांटने के पश्चात में अपने सेना को पूर्ण रूप से उत्साहित करने के लिए उसने अपने सरदारों सिपाहियों से कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो संसार में आता है वह अवश्य मरता है। जब हम चले जाएंगे तब खुदा ही बाकी रहेगा। जो कोई भी जीवन का भोग करने बैठेगा उसको अवश्य मरना होगा। संसार रूपी एक सराय में आता है, उसे एक दिन विदा होना पड़ता है। इसलिए बदनाम होकर जीने की अपेक्षा प्रतिष्ठित होकर मरना अच्छा है। तो उसने लोगों को, अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए कहा कि जो इस संसार में आया वो एक दिन मरेगा और बदनाम होने की बजाय, मरने की बजाय प्रतिष्ठित होकर मरना काफी अच्छा रहता है। बाबर ने आपने उत्साहित किया। उत्साहित करने के पश्चात में उसने आगे कहा कि अगर इस युद्ध में हम शहीद होंगे, हम मरेंगे तो हम शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो हम गाजी कहलाएंगे। यानी कि हम मरते हैं तो हम शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। फलस्वरूप सेना उत्साहित हो गई। सेना उत्साहित होने के फलस्वरूप में आगे देखिए लड़ाई, इसलिए इसके साथ ही बाबर ने राय सिंह के सरदार सरहदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात की, लेकिन महाराणा ने प्रस्ताव पर अपने सरदारों से बातचीत की और सरदार ने सरहदी की मध्यस्थता को पसंद नहीं किया। अंत में बाबर सेना की प्रबलता और बाबर की निर्बलता के साथ संधि करने की बात नहीं की। संधि की वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर अपनी तैयारियों के लिए करता हुआ और बाबर अपनी तैयारियों में लगा। बाबर अपनी युद्ध की तैयारियों में लगाता रहा। इधर सांगा को संधि के प्रस्तावों के अंदर उसने फंसा दिया। कबीरदास श्यामल दास के द्वारा लिखित वीर नोट्स के अनुसार 16 मार्च 1527 को यहां पर बाबर खानवा भरतपुर के पास बाबर और सांगा के मध्य में युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर राजपूतों की मुठभेड़ काफी तगड़ी हुई, या फिर हम कह सकते हैं काफी भीषण युद्ध हुआ। महाराणा युद्ध भूमि सांगा के सिर में, महान सांगा हाथी पर बैठे हुए थे, इनके सिर में तीर लग गया। तीर लगने के फलस्वरूप इनको युद्ध भूमि से हटाया गया। युद्ध भूमि से हटाते ही वहां पर युद्ध का संचालन करने के लिए रावत रतन सिंह चुनावत से कहा संदूक की, तो उन्होंने ये कहते हुए स्वीकार कर दिया कि मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक पल के लिए भी इसको धारण नहीं करूंगा। जो कोई भी धारण करता है मैं उसकी
संरक्षण में युद्ध करूंगा। और इसके बाद हाथी पे बैठा दिया गया और युद्ध जारी रहा। राजपूतों ने अंतिम दम तक युद्ध किया, लेकिन बाबर की व्यूह रचना के आगे खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई, सांगा की पराजय हुई। और इस पराजय का जो महत्वपूर्ण जो कारण थे वो निम्न थे। इस युद्ध में बाबर की विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की बेटा? गाजी की उपाधि धारण की। और इस युद्ध के अंतर्गत सांगा की पराजय के निम्न कारण थे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ जी, आपकी 12th आर्ट्स के 12th की आपकी इतिहास का चौथा पार्ट चैप्टर चल रहा है और चौथे चैप्टर के अंदर हम सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपकी जो बुक्स है उसके अनुसार चल रहे हैं हम लोग। और आज के कारण में पहला हमने इतिहास का गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांगा की पराजय का मुख्य कारण भयानक विजय के बाद युद्ध ने करके युद्ध बाबर को तैयारी का समय देना। पहला कारण के बाद में बात की जाए तो जब भयानक विजय हुई है, भयानक विजय के बाद में बाबर ने सांगा ने युद्ध नहीं किया। और सांगा ने युद्ध नहीं कर करके बाबर को युद्ध करने का अवसर दे दिया है, मतलब युद्ध की तैयारी करने का उसको अवसर दे दिया है। फलस्वरूप में यहाँ पर महाराणा के विभिन्न सरदार देश प्रेम की भावना से इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। वे अपने अलग अलग स्वार्थों के कारण यहाँ पर जो सरदार थे वो देश प्रेम की भावना से एक साथ में नहीं हुए थे। सब अपने अपने स्वार्थों को लेकर इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। फलस्वरूप में कहा जा सके तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक में आपस में कई लोगों के अंदर जो सरदारों के अंदर शत्रुता थी, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे। दूसरी बात कही जाए तो एकता का अभाव था। दूसरी और संधि वार्ताओं के कारण दिन भर शांत बैठे रहने से उनमें युद्ध के प्रति जो जोश था वो भी ठंडा हो गया। जो बाबर ने संधि वार्ता के लिए बोला उसके फलस्वरूप में क्या हुआ, इनके अंदर जो युद्ध का जो जोश था वो क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया। दूसरी बात की जाए कि महाराणा सांगा को में इसकी सबसे बड़ी भूल जो थी वो सांगा की थी, सांगा को हाथी पर नहीं बैठना चाहिए। हाथी पर बैठना सांगा की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब हाथी पर बैठे थे तो शत्रु के द्वारा एक निशाना बांधकर सीधा निशाना लगाया जा सकता था। जब निशाना सीधा लगता है तो फलस्वरूप में उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर सांगा चोटिल हो गए, घायल हो गए और उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकालना पड़ा। तीसरी बात की जाए तो राजपूतों में एकता का अभाव था। इसका अभाव था, एकता का अभाव था। सभी लोग इकट्ठे तो हुए लेकिन एक शत्रु के रूप में अगर बात की जाए तो सभी अपने सरदारों के रूप में इकट्ठे तो हुए थे, जिनमें तालमेल का अभाव कम था। आगे बात की जाए तो चौथी बात की जाए तो राजपूत सेना के पास में परंपरागत हथियार थे। परंपरागत हथियार में तीर, कमान आदि से, तलवारों से युद्ध किया था। लेकिन बाबर के पास जो था, बाबर के द्वारा गोला बारूद और तोपों का उपयोग किया गया, ये भी सांगा की पराजय का कारण होता है। और पांचवी बात की जाए तो अपनी गतिशीलता के कारण राजपूतों की असली सेना में बाबर की अश्व सेना भारी पड़ी। बाबर की जो अश्व सेना थी
वो राजपूतों की असली सेना पर भारी पड़े। क्योंकि अगर बात की जाए तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जब हाथी जो थे उनको जब चोटें लगती थी, जब तीर लगते थे, तो वो क्या होते थे, वो पीछे की साइड में अपनी सेना को नुकसान पहुंचाते थे। अश्व सेना काफी फुर्तीली थी, जो आसानी से युद्ध के अंतर्गत सामना कर सकती थी, क्योंकि बाबर की तोपों और गोलों से ये हाथी जो थे वो क्या हो जाते थे, भयभीत होते थे, और भयभीत होने के फलस्वरूप में ये अपनी सेना को क्या पहुंचाते थे, नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, अब ये देखिए आपके 5 कारण हैं। उन 5 कारणों के बाद में इसका परिणाम क्या निकला है उसके बारे में बात करें। खानवा के युद्ध का परिणाम तो देखिए, भारत में राजपूतों की पहला परिणाम था, राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। ठीक है, खानवा के युद्ध के पश्चात में भारत के अंदर से राजपूतों की जब सर्वोच्चता का अंत हो गया और राजपूतों का प्रताप जो सूर्य जो भारत में गगन में उच्च स्थान पर पहुंचकर लोगों को चकाचौंध कर उत्पन्न कर रहा था, अब वो अस्ताचल की ओर खिसकने लग गया। यानी कि अगर बात की जाए, राजपूतों का जो प्रभाव है वो खत्म हो चुका। दूसरी बात की जाए तो मेवाड़ की प्रतिष्ठा व शक्ति के कारण निर्मित राजपूत संगठन पराजय के साथ ही समाप्त हो गए। राजपूतों के जो संगठन थे वो इस पराजय के साथ में क्या हो गए, समाप्त हो गए। तीसरी बात की जाए तो भारतवर्ष में अब मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। तीनों कारण मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, राजपूतों की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, राजपूतों का जो चमोत्कर्ष का काल था वो समाप्त हो गया। दूसरी बात की जाए तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी और संगठन है राजपूत संगठन वो भी समाप्त हो गए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अंतिम दिन के अंदर अगर बात की जाए, सांगा के अंतिम दिनों के अंदर जब युद्ध क्षेत्र से सांगा को निकालकर बाहर ले जाया गया, तो बाहर ले जाने के पश्चात में जब उनको होश आया, तो होश आने के बाद निश्चित से जब होश आया तो वह अपने सरदारों से उन्होंने काफी कुछ कहा और उन्होंने कहा कि मुझे भारत में लेके आया गया। फलस्वरूप में कुछ समय पश्चात में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जब उनको होश आ गया, बसपा ले जाया गया पास में। जब उनको होश आया तो होश आने के बाद में जब उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया गया तो सांगा ने अपने सरदारों से कहा और मुझ पर नाराज हुए कि मुझे क्यों लाया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात में अगर बात की जाए तो जब सांगा चली दी जा रही तब मार्ग में ब्रिटिश नामक मार्ग में उनके विरोधी सरदार द्वारा उनको जहर दे दिया गया, विष दे दिया गया, जहां पर कार्बी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई और उनका देहांत हो गया। अमरताप वंशावली के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मांडवगढ़ के अंदर कर दिया गया। ये महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके बारे में बात की गई। मूल्यांकन के तौर पर महाराणा सांगा का जो मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन में कहा जाना उचित नहीं होगा। मूल्यांकन की बात की जाए तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक थे।
अपने शत्रु को कैद कर छोड़ देना और राज वापस कर देना सांगा के वीर पुरुष जैसा ही कर सकता है। विपत्ति में पड़ने के कारण वे एक साहसी वीर योद्धा थे। अपने भाई पृथ्वीराज से झगड़े के कारण उनके जब आंख में हूर लगी, तो फलस्वरूप में जब आंख में हूर लगी तो वे एक आंख से क्या हुए, अंधे हुए, और एक आंख से उनकी खराब हो गई। उसके पश्चात में जब इब्राहिम लोदी के साथ में खातोली का युद्ध हुआ, तो खातोली के युद्ध के अंतर्गत उनका बायां हाथ कट गया, पैर में तीर लगने से वे लंगड़े हो गए। कहा जाता है कि महाराज सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। मृत्यु के समय में कितने चिन्ह थे? 80 चिन्ह थे। यानी कि अगर कहा जाए तो ये कहा जाना भी अनुचित नहीं होगा महाराणा सांगा को कि वह एक वीर, एक सैनिक का भग्नावशेष के रूप में भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एक सैनिक का भग्नावशेष भी कहा जा सकता है। 80 चिन्ह थे उनके शरीर पर, ठीक है बेटा। 80 चिन्ह होने के कारण उन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष कहना सिद्ध होगा, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया है। शायद उनके शरीर पर कोई ऐसा ही नहीं होगा जहां पर घाव नहीं हो। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मेवाड़ की उन्नति को शिखर तक पहुंचा दिया। अपने समय में सबसे बड़े हिंदू नरेश थे, जिन्होंने बड़े बड़े शासकों के सिर झुका दिए। जोधपुर आमेर के शासक भी उनका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीधी, रायसेन, तालगी, चंदेरी, बूंदी, गालवन, रामपुरा, आबू पर उनके राजा उनके सामंत थे। जब वह भारत के अंतिम चले, जिसके कारण नेतृत्व करते हुए उन्होंने विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए इकट्ठे हुए। बाबर ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राणा सांगा अपनी बहादुरी की तलवार के बल पर एक बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली, गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। उसके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ थी। उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे, 7 राजा, 9 लाख और 104 छोटे सरदार रहते थे। बाबर ने खुद ने कहा है, अपने आत्मकथा के अंदर कहा है कि उसकी आय की राज्य की जो आय थी वो कितनी थी? 10 करोड़ थी। राज्य की जो आय थी वो कितनी थी? 10 करोड़ थी। उसके पश्चात में 10 करोड़ वार्षिक थी और उसके पास में 1 लाख सैनिक थे। दस करोड़ वार्षिक आय थी, 1 लाख सैनिक थे। उसके पश्चात में सांगा की बात की जाए तो उसके पास 7 राजा, 9 लाख और 104 छोटे सरदार रहते थे। 9 राजा, छोटे सरदार रहते थे। 7 राजा, 9 लाख, 104 छोटे सरदार रहते थे। आपकी वैमनस्य के कारण राजपूत प्रसिद्ध थे, लेकिन सांगा के एक झंडे के नीचे सबको एकत्रित कर लिया। ठीक है भैया, ये सांगा के बारे में हम मूल्यांकन में पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए, सांगा एक राजनीतिक मर्मज्ञ थे। अंगहीन होने के कारण उन्होंने एक बार अपने सरदारों के सामने प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार मुझे भी राजा सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। आप कोई उचित व्यक्ति को राजा सिंहासन पर बैठा दीजिए। इसके जवाब में सरदारों ने उनसे कहा कि सरदार बोले कि रण क्षेत्र में अंगभंग होना का गौरव घटता नहीं अपितु बढ़ता है। देखिए सरदारों ने क्या कहा
कि रण क्षेत्र के अंदर जब अंग भंग होता है उससे गौरव घटता नहीं है, गौरव बढ़ता है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो महमूद खिलजी को जब गिरफ्तार किया तो खुशी में सांगा ने चाहे हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दिया, चाहे हरिदास को चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया, लेकिन हरिदास ने मात्र 12 गांवों का को ही खुशी से प्राप्त 12 गांवों को ही प्राप्त करने में अपनी खुशी प्रकट की कि मैं तो मात्र 12 गांवों को ही प्राप्त करना चाहता हूं। राणा सांगा एक महान व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे। एक बड़ा राज्य स्थिर होने के बावजूद सांगा ने राजनीतिक अधिक निपुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अपने शत्रु को पकड़कर छोड़ देना उदारता की दृष्टि से उत्तम कार्य हो, परंतु राजनीति की दृष्टि से क्या होता है, विचार हुआ होता है। कभी भी शत्रु को पकड़ने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहिए। राणा सांगा के अंदर उदारता थी कि वो छोड़ दिया करते थे, लेकिन राजनीति की दृष्टि से ये उदारता उचित नहीं है। ठीक है, आगे चलकर अपने एक छोटे लड़के को उन्होंने अपने जीवन के अंदर इसी तरीके से गुजरात के सुल्तान को हराकर अपने इलाकों पर अधिकार ने करना ही उनकी भूल थी। उन्होंने अपने छोटे लड़कों को रणथंभौर की बड़ी जागीर देकर भविष्य के लिए कांटा बोल दिया। राणा के विशेष प्रति पात्रा होने के कारण हरा रानी कर्मवती ने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर लेकर अपने भाई सूरजमल हरा को उनका संरक्षक क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। हरा रानी कर्मवती अपने दोनों पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लेगी और रणथंभौर की जागीर लेकर अपने भाई सूरजमल को उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया। तो ये जो बेटा हम जो पढ़ रहे थे, आज जो हमने पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। महाराणा सांगा एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ की ख्याति को बनाए हुए रखा। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिस व्यक्तित्व के माध्यम से मेवाड़ का उत्कर्ष हुआ, जिनके बारे में आज पढ़ा। बेटा कल नया टॉपिक रामचंद्र सेन के साथ में कल नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके पास में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़िए।